वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं काजल राजपूत और आज हम जानेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब जान लेते हैं हम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर देना और ग्रुप में क्लासिफाई कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थी वो की थी एरिस्टोटल ने। Aristotle was the first one who tried to classify all the living organism in two categories. अब कौन कौन सी थी वो कैटेगरीज? वो कैटेगरीज थी प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को वो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर क्लासिफाई किया था। मतलब वो कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, उनके अंदर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम वो कैसा है, तो उसके बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो प्लांट्स को उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया था इन थ्री कैटेगरीज, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। देखिए, हर्ब्स वो वाले प्लांट होते थे जिनके सॉफ्ट स्टेम होते हैं, मतलब कि जैसे कि ग्रास हो गया एंड एलिवोरा प्लांट्स हो गया, मतलब उनमें वुडी स्टेम्स नहीं पाया जाता, इसको इनको बोलते हैं हर्ब्स प्लांट। और श्रब्स वो वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर सेवरल वुडी स्टेम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी झाड़ियां होती हैं और जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ कम इन श्रब्स कैटेगरी। एंड ट्रीज जो होते हैं ऑब्वियसली जिनका एक वुडी स्टेम होता है। ठीक है, तो इस तरह के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। और एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया था? एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते थे, मतलब जिनका जो ब्लड है वो रेड होता था, उनको वो एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है उनको दूसरी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब रेड ब्लड वाले कौन कौन से एनिमल्स हो जाएंगे? लाइक जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉकरोच होते हैं। और देयर आर अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, बट सिर्फ ये क्लासिफिकेशन इनफ नहीं थी। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर क्लासिफाई कर देना वो इनफ नहीं था। हमें और भी एडवांस क्लासिफिकेशन की जरूरत थी, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद, इसलिए ये वाली हाइपोथेसिस जो थी वो रिजेक्ट हो गई। तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो दी थी वो दी थी लीनियस ने। इसने भी क्या किया था? जितने भी लिविंग बींग्स थे उनको टू किंगडम में क्लासिफाई किया था। अब कौन कौन से थे वो दो किंगडम? वो थे प्लांट एंड एनिमल अगेन। बट इसमें भी क्या किया था? इसमें जो मेजर ड्रॉबैक थे वो ये थे कि देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि सिंपल, जिनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि कॉम्प्लेक्स जिनका स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। उन सबको इसने एक ही ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दूसरा, इसने दो एनिमल ऑटोट्रॉफिक थे, हेटरोट्रॉफिक थे, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं की। तीसरा, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनको हम ना तो प्लांट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। बट उनके लिए भी हमें कुछ एडवांस क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। तो इसलिए लीनियस क्लासिफिकेशन जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब हमने तो आइए अब जान लेते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि दी थी आर.एच. विटकर ने 1969 में। और इस क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लिविंग बींग्स थे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये किंगडम्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब देखिए, विटकर ने क्या किया था? इन जितने भी लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टर सेट कर दिए थे। वो कैरेक्टर्स थे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अगर हम बात करें सेल टाइप की, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोकार्योटिक एनिमल, और सॉरी प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म। और जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं उनको बोलते हैं यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और प्रोकार्योटिक जो सिंगल सेल वाले होंगे, उसने जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे उसने उनको मोनेरा किंगडम के अंदर डाल दिया। और जितने भी यूकार्योटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको फर्दर उसने बाकी बचे हुए ग्रुप में डाल दिया। अब जो दूसरा पैरामीटर था वो था सेल वॉल। अब देखिए, सेल वॉल कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एब्सेंट होती है। और सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो किससे मिलकर बनी हुई है?
तो इसके बेस पर भी इसने लिविंग बींग्स को क्लासिफाई किया गया था। मोनेरा जो होते हैं लाइक जितने भी लाइक बैक्टीरिया हो गए, उनकी जो सेल वॉल मिलकर बनी होती है वो मिलकर बनी होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से, ठीक है। प्रोटिस्टा में लाइक कुछ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे उसके अंदर कुछ के अंदर प्रेजेंट होती थी, कुछ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती थी। और फंगस में जो होती है सेल वॉल वो प्रेजेंट होती है, बट वो जो मिलकर बनी होती है वो होती है काइटिन से, ठीक है। काइटिन भी एक पॉलीमर होता है, बायोपॉलीमर बोलते हैं इसको भी हम, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सेल वॉल मिलकर बनी होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं जितने भी लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए और अदर एनिमल्स हो गए, उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। अब जो थर्ड पैरामीटर था, थर्ड करेक्टर था, वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पर एब्सेंट होता है। मोनेरा किंगडम के अंदर लाइक बैक्टीरिया जितनी होगी उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बट जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइन होती है और प्रेजेंट होती है, मतलब अच्छे से रहती है। जबकि जो फोर्थ फीचर है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब आ जाते हैं सेलुलर, मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सेल लेवल पे है, देन टिश्यू लेवल पे, देन ऑर्गन लेवल पे, देन ऑर्गन सिस्टम पे, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो मोनेरा की जो स्पीशीज थे वो सिंगल सेल थे, मतलब सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही उनकी बॉडी ऑर्गेनाइज थी। जबकि जो प्रोटिस्टा के थे उनकी भी सेलुलर लेवल पे ही थी, और जो फंजाई के थे उनके अंदर मल्टी सेलुलर भी थे, मतलब और साथ साथ उनके अंदर लूज टिश्यू भी था, मतलब टिश्यू था बट नॉट वेल डिफाइंड, लूज टिश्यू थे। एंड प्लांट्स के अंदर जो होते वो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड एनिमल्स के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑब्वियसली वो सबसे हाई क्लासिफाई ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, तो उनके अंदर टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तीनों लेवल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वाले वो एनिमल्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय कीमोसिंथेटिक प्रोसेस और बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। जबकि हेटरोट्रॉफिक वो एनिमल होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मोनेरा के अंदर लाइक जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो दोनों कैटेगरी में फॉलो करते थे, ऑटोट्रॉफिक भी थे वो, हेटरोट्रॉफिक भी थे, ठीक है। और जबकि प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर भी दोनों कैटेगरी थी, ऑटोट्रॉफिक भी थी, हेटरोट्रॉफिक भी थी। बट फंगस के अंदर सिर्फ हेटरोट्रॉफिक थी, मतलब वो अपने खाने के लिए दूसरे स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो इसलिए उनको ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में फॉल किया गया था। अब एनिमल्स के अंदर जो होते हैं, हम जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पर जो टर्म्स दी गई, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब किसी की बॉडी के अंदर जाकर एज अ पैरासाइट की तरह काम करना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर जाकर के अपना खाना वहां से बॉडी से लेते हैं और खुद को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक पैरासिटिक फॉर्म हो गई। सेप्रोफिटिक जो फॉर्म होती है, मतलब वो डेड मटेरियल पे फीड करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए एक टिप क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ आपसे। एरिस्टोटल वाज नोन एज द फादर ऑफ डैश। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर आगे भी इसकी मोनेरा किंगडम की, हर किसी किंगडम की सेपरेट सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे अगर आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा पसंद आएगी तो अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे तो मैं आपके लिए फिर इसके जो क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली नीट में आए हुए हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।